हैं, कल्याण शपथ सिंह हो जैसे गई, लोग पार्टी 6 छोड़ के मंत्रियों ने गए हैं। शपथ ले ली, मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली। अब जो बात है सबसे बड़ी ये है कि किस तरीके के चैलेंजेस रहने वाले हैं। आपको क्या लगता है किस तरीके से ये मुख्यमंत्री के साथ 6 मंत्रियों कैबिनेट आगे बढ़ेगा, प्राथमिकताएं क्या होंगी इनकी? पहली बात तो सौरभ भाई, ये बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक गुलदस्ता बनाया है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के जातीय समीकरण को साधने की तमाम कोशिश की है। काफ़ी हद तक भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है, लेकिन बीजेपी ने दिल्ली के क्षेत्रीय समीकरण को साधने में पूरी तरह से दक्षिण दिल्ली, पूर्वी दिल्ली जैसे इलाके को इग्नोर कर दिया। एक चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कोर वोट बैंक बना था गुर्जर समुदाय, उसको भी कोई कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। तो जो भाजपा और जो आक्रामक हिंदुत्व का राजनीति में दिल्ली के अंदर जो वोट जुड़ता था भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसके कहीं ना कहीं एक तरह से निराशा लगी होगी। दूसरी तरफ यह है कि पूर्वी दिल्ली जो खासतौर से नया एस्टेब्लिश हुआ, वहाँ से क्या क्या केंद्र में जो आपने एक संसद मंत्री बना रखा है उसका प्रतिनिधित्व दे दिया है, या दक्षिण दिल्ली से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। आप दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने उसी इलाके से ज़्यादातर जो है मंत्री बनाए हैं जिस इलाके में आप देखिए कि पूरा एक ही इलाका है, पश्चिमी, उत्तरी और का बाहरी इलाका, ग्रामीण इलाका, वहीं से ज़्यादातर है। हालांकि क्या नाम है, परवेश वर्मा नई दिल्ली से जरूर जीते हैं, लेकिन उनका सियासी आधार आप देखें तो कहाँ है, वो पश्चिमी दिल्ली या दक्षिणी दिल्ली, मतलब उस तरफ है, खासतौर से ग्रामीण इलाके में। तो एक बात तो यह है कि गुर्जर समुदाय और दूसरा क्षेत्रीय बैलेंस बनाने में थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी से यहाँ चूक हुई, एक चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि पूर्वांचलों में आपने पंकज सिंह को जगह दिया है जो बवाना से विकासपुरी से विधायक हैं, लेकिन आपने पूर्वांचली चेहरे के तौर पर पंकज सिंह को अब इससे पहले तक कोई नहीं जानता था। जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचली चेहरे थे उसमें इनको जगह नहीं मिली। तो एक वो फेस है, ये बक्सर से आते हैं, लेकिन क्या ये बिहार की राजनीति, अगर आप दिल्ली से बिहार को साधना चाहते हैं तो वो कितना होगा। एक बात आपने बात किया कि आने वाला टास्क, मैंने पहले कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, रेखा गुप्ता के साथ, पहला तो यही है कि क्या वो अपना सियासी कद अरविंद केजरीवाल और शीला दीक्षित जैसा ब्रांड स्थापित कर पाएंगे, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने वादे किए हैं वो वादे क्या उसको कायम रह पाएंगे, उसको कितनी जल्दी आप अमलीय जामा पहना देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में एक वादा ये किया है कि हम महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, लेकिन उसमें यह है कि गरीब महिलाओं को देंगे। अरविंद केजरीवाल का वादा था कि हम 2100 रुपए हर महिलाओं को देंगे दिल्ली की। तो पहली बात यह है कि अगर किसको देंगे, 500 रुपए में आपको यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो है गैस सिलेंडर देने का वादा है, तो क्या वो देंगे। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो है। दूसरी बात यह है कि आपने आयुष्मान, तमाम ऐसी जो हैं जो आपने वादा किया कि हम पहली ही कैबिनेट में करेंगे, तो अभी भी एक अचानक है, खास तौर से आएंगे। दूसरी बात यह है कि आप केजरीवाल के खिलाफ जांच करा के क्या वाकई केजरीवाल को जेल में करेंगे, या दूसरे राज्यों में हमने देखा है कि बहुत सारी जांच अभी भी पेंडिंग पड़ी हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में ही बात करें तो गोमती रिवर फ्रंट का मामला अभी तक कहाँ है कुछ नहीं पता है मुझे कि कहाँ पे है। वो बातें चुनाव में बड़ी बड़ी हुई, लेकिन उसके बाद वो किस तरह से ठंडे बस्ते में डाल दी गई। जरूर आज जो रेखा गुप्ता ने शीश महल को लेकर सवाल उठाया है, लेकिन क्या शीश महल को लेकर जो सवाल उठाया है, जांच और भ्रष्टाचार, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाषण देते थे, उस पर क्या काम हो पाएगा। हालांकि कैग की रिपोर्ट भी है, तो वो भी उस पर कितना अमल हो पाएगा। ये सबसे बड़ी जो चैलेंजिंग है दिल्ली के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिल्ली के अंदर जो जनता का विश्वास है, क्योंकि दिल्ली का मिजाज बहुत तेजी से बदल जाता है, तो उस मिजाज को बनाए रखना भी रेखा गुप्ता के सामने एक बड़ा चैलेंज होगा। उसको कितने दिन बरकरार रख पाएंगी। और सबसे बड़ी मैं मानता हूं कि अपनी ब्रांड वैल्यू, क्योंकि शीला दीक्षित अगर दिल्ली में 15 साल तक राज करी हैं तो अपने ब्रांड वैल्यू पे की हैं। अरविंद केजरीवाल एक दशक तक अगर दिल्ली में रहे हैं तो ब्रांड वैल्यू रहे। क्या रेखा गुप्ता उस तरह से अपनी ब्रांड वैल्यू स्थापित कर पाएंगी, ये मुझे थोड़ा संदेह है। बिल्कुल। परमवीर जी, जो चैलेंजेस की बात कर रहा हूं, शपथ तो ले ली 6 मंत्रियों ने और मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता ने, क्या बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि अब सरकार आ गई है, अब लोगों की अपेक्षाएं जिस तरीके से वादे किए गए थे, बिल्कुल मुझे लगता है एकदम चरम पे होंगी। हाँ सौरभ जी, देखिए अरविंद केजरीवाल जी का अगर हम ग्राफ उठान का देखें, मेरी बात उससे स्पष्ट हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी ने राजनीति शुरू की थी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू के इलेक्शन होते हैं कि भाई हर तमाम जगहों पे दिक्कतें हैं और आपको कंसंट्रेशन करना है हर चीज का। तो उस राजनीति में वो शुरू में थोड़ी अच्छी लगी, लोगों को भी पसंद आई थी, उनमें से मैं भी एक था, मुझे भी अच्छी लगती थी उस समय की बात। लेकिन जब वो सत्ता के अंदर आ गए तो सत्ता की व्यवहारिकता को संभालना होता है। वहां पर आप एंग्री यंग मैन या एक ब्रांड की तरीके से काम करेंगे तो आप प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। एक पूर्ण राज्य नहीं है, और ये आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ था तब से ही व्यवस्था इसी तरीके से बनी आ रही थी।
माने दिल्ली का जो सीएम होगा उसको केंद्र के साथ सामंजस्य बनाकर रखना होगा, चाहे वो विपरीत सरकारें हों उनके विचार की ना हो। अरविंद केजरीवाल जी ने इस ताने बाने को तोड़कर मैं कहूंगा राजनीतिक दादागिरी करने की कोशिश की गई कि भाई मेरे को लगता है ये ठीक है तो तुम ऐसा करो, तुम अपनी व्यवस्थाओं को मेरे हिसाब से होल्ड करो। उस वजह से हुआ क्या कि शीला दीक्षित जी के समय पर हमने इतने फ्लाईओवर्स, इतने मेट्रो का एक्सपेंशन देखा, वो रुक गया सब काम, क्या यमुना सफाई की थी। तो देखिए ये रजनीकांत जी की वो मूवी नहीं है कि जिसमें जहां से निकल जाएंगे बिल्डिंगें खड़ी हो जाएंगी। शीला दीक्षित जी भी लड़ झगड़ कर ले आती थी, वो सब चीजें जनता के अंदर है, पूरे डोमेन में है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई चैलेंजेस आएंगे ऐसा, क्योंकि सबसे बड़ी सपोर्ट तो ये रहेगी कि आपकी सरकार दोनों, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, यूपी में, दिल्ली में भी सरकार आ गई बीजेपी की, हरियाणा में भी। आप अरविंद जी का तो बड़ा आसान तरीका होता था कि दिल्ली में समस्याएं कहाँ से हो रही है, वो हरियाणा कर रहा है। पंजाब में उनकी सरकार आने के बाद खत्म हो गया था कुछ समस्या, तो वही इनको नहीं आएगी समस्या ये। दूसरी बात देखिए, ये रेखा गुप्ता जी को जो चुना गया है ना, ये केवल एक अपने ऐसा नहीं है कि इन्होंने खुद ही कुछ करना है, ये बहुत बड़ा संगठन एक काम करेगा। पर बीजेपी इसी तरीके से दायित्व दे देती है किसी को कि उसके पीछे संगठन की ताकत है, उनकी एक विचारधारा है, उस विचारधारा का वाहक कोई भी हो सकता है। तो उसमें कोई एक ऐसा नहीं है कि एक पर्सनल आदमी की एक्सपर्टीज नहीं है। जैसे आम आदमी पार्टी तो बहुत बड़ी थी, बातें करी गई थी, लेकिन घूम फिर के वो घूम रही थी इर्द गिर्द अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ हमारी, क्योंकि और अरविंद के यही कंटिन्यूएशन में बीजेपी में नहीं होता है, क्योंकि हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी समय देखा था, लाल कृष्ण आडवाणी जी का समय दिया, तो ग्रेजुअली उनको अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी जी ने रिप्लेस कर दिया। बीजेपी के अंदर मैंने देखा ये ट्रांजिशन, ये सत्ता का परिवर्तन जब होता है तो विचारधारा दूसरे के पास आसानी से चली जाती है, समय जरूर लगता है, और पार्टीज में ऐसा नहीं होता है। तो ये काम इनकी मदद के लिए, रेखा गुप्ता जी की मदद के लिए बहुत बड़ा संगठन खड़ा हुआ है एक। मुझे नहीं लगता है कि चैलेंजेस ऐसे आएंगे, और इस बार शायद मन भी बनाया हुआ है। देखिए शपथ से पहले ही रमुना के अंदर बड़ी बड़ी मशीनें सफाई के ऊपर लग गई, और बीजेपी का विकास, बीजेपी के आने के बाद मुझे लगता है कि दिल्ली की देश की राजधानी होने के नाते अच्छे फंड्स की भरमार खुल जाएगी यहाँ से बिल्कुल, बजट आप में, परमवीर जी कह रहे हैं पर्याप्त क्योंकि पैसा केंद्र है। में सरकार है और एलजी जिस तरीके से। सौरभ भाई, एक और चैलेंजिंग मुझे और दिखता है, जो अगर किसी को इसमें वो हो, कि जो 1993 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो याद होगा मदन लाल खुराना के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, जीता गया, लेकिन वो जैन डायरी वाले केस में मामला आने से इस्तीफा दे दिया। लेकिन उसके बाद साहेब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन उसके बाद साहेब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना ने कैसे मोर्चा खोल रखा था दिल्ली में कि आखिर में चुनाव से ठीक पहले इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई कि उनको हटाना पड़ा, और जो है 2 महीने पहले सुषमा स्वराज को बनाना पड़ा। तो मुझे लगता है कि इस बार भी रेखा गुप्ता जरूर बनी है, लेकिन प्रवेश वर्मा जिस तरह से नई दिल्ली सीट से आया, खुद को अपने आप को सीएम के दावेदार मान रहे थे, वो आशीष सूद जैसे नेता उस कैबिनेट का हिस्सा होंगे। कपिल मिश्रा भले ही दूसरे दल से आए हैं, लेकिन इस वक्त अपने आप को वो तमाम भाजपा के नेताओं से ज़्यादा अपने आप को भाजपा के नेता समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है सियासी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, उत्तर प्रदेश में भी आए दिन राजनीतिक जो है अंतर्विरोध की खबरें आती हैं, तो मुझे लगता है उसको एक सूत्र में पिरो के रखना दिल्ली में भाजपा के लिए ये बहुत है, क्योंकि जो भी भाजपा में हैं कैबिनेट में, वो सारे सियासी कद लगभग एक जैसे हैं। तो किसी का सियासी कद इतना ज़्यादा हावी नहीं है शीला दीक्षित जैसा कि उनको, क्योंकि शीला दीक्षित को भी पार्टी के अंदर अंतर्विरोध का सामना लगातार करना पड़ा था। तमाम जो है, अगर आप देखें दिल्ली में, चाहे वो परवेज हाशमी हो या सज्जन कुमार हो, ये सब ने मोर्चा खोल रखा था शीला दीक्षित को, लेकिन शीला दीक्षित ने अपने सियासी कद के आगे दबा रखा। अरविंद केजरीवाल के साथ भी वही रहा, अरविंद केजरीवाल का सियासी कद इतना ज़्यादा हावी था कि चीज़ें नहीं हुई। लेकिन रेखा गुप्ता के साथ वो, मुझे लगता है वो चीज़ नहीं है। तो पार्टी के अंदर जब प्रवेश वर्मा जो है, आशीष सूद जैसे नेता जो हैं वो होंगे, तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा मुझे लगता है इसको भी भारतीय जनता पार्टी को संभालना होगा। बिल्कुल सतेंद्र जी, आखिरी टिप्पणी मैं आपसे चाहूँगा, जो चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं कि भाई किस तरह के चैलेंजेस रेखा गुप्ता और इस कैबिनेट के सामने रहने वाले हैं, इतने सारे वादे हैं, इतनी बड़ी अपेक्षाएं दिल्ली की जनता की रहेंगी। परमवीर जी जैसे कह रहे थे कि भाई केंद्र से साथ रहेगा, उसके अलावा एलजी साहब साथ देंगे, फंड्स की कमी नहीं रहेगी, तो जो वादे किए पूरे किए जा सकते हैं। जी, जैसा कि अभी भाई साहब कह रहे थे कि अंतर्विरोध का, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरह से रेखा गुप्ता कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में आकर बन गई। अनुभव बहुत है, डूसू की सचिव रही, अध्यक्ष रही, और बीजेपी में आप यूपी का अंतर्विरोध आज भी मीडिया में जैसे थोड़ा बहुत आता रहता है, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है उसका कोई इसलिए वजूद नहीं, क्योंकि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है सरकार में। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता रेखा गुप्ता को इस तरह से अंतर्विरोध झेलना पड़ेगा। प्रवेश वर्मा की महत्वाकांक्षा इतनी उभरती हुई दिख रही है। दूसरी चीज जो सफाई वाली बात है, अब देखिए अतीत का अगर हम घटना अगर हाल में देखें, गंगा जी पे जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि
नमामि गंगे प्रोजेक्ट की तरह नहीं होगा। यमुना की सफाई बीजेपी ने जब इस मुद्दे को लेके यहाँ दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में जनता ज्यादा जागरूक है और संकेंद्रण भी जनसंख्या का ऐसा है कि ये मुद्दा धूमिल नहीं होगा। तो अगर ये यमुना की सफाई का मुद्दा, मुझे लग रहा है कि जैसा मशीनें आई हैं सब चीजें, तो बीजेपी भी इसके लिए मतलब गंभीर है। और बाकी अंतर विरोध का कैबिनेट में कुछ ऐसी वैसी महत्वाकांक्षा नहीं। और जहां क्षेत्रीय समीकरण की बात कर रहे हैं, दिल्ली का जो क्षेत्रीय संतुलन जो है, क्योंकि यहाँ कोई जातीय समीकरण उस तरह का नहीं है कि एक एरिया में वो जाति इतनी ज्यादा रहती है कि निर्णायक हो, तो वैसा कुछ नहीं है कि मतलब क्षेत्रीय संतुलन है। लेकिन जो एक चैलेंजिंग ये रहेगा कि जो वादे हुए हैं वो महिलाओं के संबंधित, चाहे स्कीमें हो या रेवड़ियों की जो बात है, उसको पूरा करना या उसी रूप में पूरा करना। क्योंकि चुनाव में हम भी जानते हैं, चुनाव में मुद्दे चुनाव तक ही रहते हैं। और लेकिन जैसा कि अन्य राज्यों में बीजेपी ने पूरे भी किए हैं और कर रही है प्रयास, क्योंकि इनके पास डबल इंजन की सरकार है, तो फंड की कमी उस तरह से नहीं होगी। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि ये इनका जो चैलेंजेस है वो मुख्यतः केजरीवाल जी के स्टैंड पर डिपेंड करेगा कि नेता प्रतिपक्ष को कैसा लाते हैं। और अगर वो एक रचनात्मक विपक्ष के रूप में आते हैं जैसा, या अगर तब तो ठीक है, नहीं तो अगर जैसे अपने केजरीवाल पुरानी शैली में आते हैं तो फिर बीजेपी के लिए काफी चैलेंजिंग रहेगी। और कोई भी गलती अगर बीजेपी यहाँ करती है तो एक अन्य राज्यों की तरह विपक्ष नहीं है, और यहाँ काफी सतर्क और सजग विपक्ष है। तो बिल्कुल, ये इसलिए आपने जो है ठीक मुझे बात लग कही रहा है कि कि रेखा गुप्ता जी अरविंद को केजरीवाल और अंडर उनकी एस्टिमेट पार्टी करना। अपने रिवाइवल की तरफ आगे बढ़ेगी, मुझे लगता है उसके लिए वो प्रयासरत रहेगी। इसलिए उसकी पैनी नजर रहने वाली है बीजेपी और उनके और रेखा कदमों गुप्ता पर, को खासतौर इतना पर अंडर जो एस्टिमेट करने की वादे हैं। जरूरत नहीं है, वो पार्षद से सीखी हैं, वो प्राइमरी पढ़ के आई हैं। तो ऐसा नहीं कि वो हाँ, एक दिन में इसमें कोई सीएम दो बना राय दी नहीं कि गई उनके हैं। पास अनुभव की कमी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, नहीं है कि बिल्कुल वो नहीं। ये पार्षद थोड़ी रही हैं, मुख्यमंत्री कोई संगठन पैदा के होके तमाम थोड़ी पदों पर आता है, रही हैं। बशर्ते कुछ परिवारों में ना पैदा हो। तो मुख्यमंत्री सब सीखते हैं, विधायक बनते हैं सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम ये कहें कि वो मुख्यमंत्री एक महिला है, नहीं, जैसा कि कबूल अहमद जी कह रहे थे, कई चैलेंजेस जो कह रहे थे उसमें कहीं ना कहीं मुझे पितृसत्तात्मक मानसिकता भी लग रही थी, माफ कीजिएगा, कि महिला है नहीं ले पाए, कोई भी व्यक्ति हो और कितना भी पुरुष शक्तिशाली हो, उसको एक ना एक दिन बाद एंटी इनकम्बेंसी केजरीवाल जी ने भी झेली। तो सत्ता जो है एक दोधारी तलवार होती ही है। लेकिन इस तरह से पहले से ये कहना थोड़ा सा मतलब एक तरफा हो जाएगा। हो सकता है बहुत अच्छी सीएम साबित हो, हम लोग इसी शुभकामना साथ, आपसी जी ने स्वयं शुभकामना दी है, केजरीवाल जी की पार्टी खुद कह रही है। तो हम लोग इसी उम्मीद में कि जनता ने वोट दिया है, कम से कम 5 साल तो इनको हम लोग देख लें। बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे, और शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी रहेंगी। सत्येंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, परमवीर जी आपका बहुत धन्यवाद, कबूल जी आपका बहुत धन्यवाद, जो बातचीत की और हमारे दर्शकों को समझाने बताने का प्रयास किया कि भाई जो मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता जी, उनके सामने किस तरह की चुनौतियां रहने वाली हैं, और जो 6 मंत्रियों ने शपथ लिया है उनके बनने की क्या कहानी है, उनका क्या महत्व रहने वाला है दिल्ली की राजनीति पर। बाकी अगला 5 साल ये देखने वाला होगा कि परफॉर्मेंस के लेवल पे ये सरकार कैसा काम करती है, दिल्ली की जनता भी देखेगी, हम भी देखेंगे। आपका इस कैबिनेट पर रेखा गुप्ता के चुनाव पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।